सो गाइस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना यूनिट 1 एंड यूनिट 2 बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के लेक्चर को पूरा कंप्लीटली नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से उन्हें जरूर एक्सेस कर लें। और इस वीडियो में हम लोग अपना यूनिट 3 कंप्लीटली पूरा बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है कि हमारा गोल ये है कि एक ही वीडियो में पूरा यूनिट कंप्लीट करना। तो चलिए चलते हैं, अपना गोल को अचीव करते हैं। सो गाइस यहाँ पे अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं, सिलेबस देख लेते हैं अपनी यूनिट 3 का, जिसका नाम है नेटवर्क बेसिक्स। मतलब बेसिक ऑफ नेटवर्क के बारे में हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारे यूनिट 3 का जो हमारा सिलेबस है, सबसे पहला जो टॉपिक है वह है कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क। मतलब नेटवर्क का क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। मैं यहाँ पे इसका पेंसिल का कलर चेंज कर देता हूँ पहले। ये तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क, मॉडल ऑफ नेटवर्क कंप्यूटिंग, मतलब जो हमारा मॉडल्स हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के, उसके बारे में समझने वाले हैं। फिर बाद में आ जाता है पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस यूनिट का। फिर आ जाता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, लैन मैन वैन, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में। फिर आ जाता है हमारा नेटवर्क सर्विसेज एंड स्विचिंग टेक्निक, जो कि स्विचिंग टेक्निक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक तरह से देखें, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस यूनिट के अंतर्गत, हम सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले टॉपिक की बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क, तो यहाँ पे नेटवर्क की बात करें तो सबसे पहले हमारा नेटवर्क का क्या होता है। नेटवर्क का मतलब होता है एक से अधिक नेटवर्क। ऐसे बोला जाता है ना कि मेरा नेटवर्क वहां तक है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन होना। तो सेम वैसे ही यहाँ पे होता है कि कंप्यूटर का पूरा जाल होता है। तो यहाँ पे अगर समझे तो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक है। अगर इसे दूसरे शब्दों में बोलें तो इसमें क्या है, सूचनाओं या अन्य संसाधनों के परस्पर आदान प्रदान एवं साझादारी के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का परस्पर जुड़ाव। मतलब डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए जो कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, उनका आपस में परस्पर जुड़ाव ही हमारा क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। ये एकदम सिंपल भाषा में अगर नेटवर्क को समझे तो ये इसका मतलब होता है। नेटवर्क एक कंपनी, एक अथवा अधिक भवनों, एक कमरे तथा शहर के मध्य स्थापित किए जा सकते हैं। अब नेटवर्क कहाँ पे स्थापित हमारे किए जा सकते हैं, पूरी कंपनी के अंदर में स्थापित कर सकते हैं, किसी घर में भी कर सकते हैं, या फिर एक से अधिक घर हमारे हो सकते हैं, एक सिंगल कमरे में, एक सिंगल रूम में भी कर सकते हैं, या फिर पूरे के पूरे शहर में भी हम नेटवर्क को अपने स्थापित कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे नेटवर्क का कॉन्सेप्ट सिंपल यही था कि दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हिस्ट्री की बात करते हैं कि नेटवर्क हमारे हिस्ट्री, नेटवर्क की हिस्ट्री क्या है, तो नेटवर्क की शुरुआत कई साल पहले 1960 से 1970 के लगभग में हो गई थी। उस नेटवर्क का नाम था अर्पानेट। तो अर्पानेट क्या है, जो हमारे नेटवर्क का पहला नाम क्या था, हमारा अर्पानेट था, जिसका पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट था। क्या है, जिसका पूरा नाम क्या है, एडवांस रिसर्च एजेंसी नेटवर्क के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये हिस्ट्री, इसके अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1960 से 1970 के बीच में ये हमारा नेटवर्क बन चुका था। इसका नाम क्या था, अर्पानेट था। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है। तो ये था नेटवर्क का कॉन्सेप्ट और हिस्ट्री। यहाँ पे अगर बात करें कि नेटवर्क हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे जो नेटवर्क के टाइप हैं, मुख्यतः तो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पे पैन और हैन, यानी PAN तथा हैन के नाम से भी कुछ नेटवर्क हमारे होते हैं, उन्हें भी समझ लेंगे। तो यहाँ पे जो पहला नेटवर्क है वह है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम बोल देते हैं शॉर्ट में LAN, लैन। वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं वैन। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, जिसे हम बोलते हैं मैन। फिर आ जाता है चौथा हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क और होम एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे जो मेन मोस्ट हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे 3 हैं, 1 2 3, लैन वैन एंड मैन। और जो हमारे चौथा और पांचवा है वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो ये हमारे कुछ टाइप थे नेटवर्क के। तो हम लोग नेटवर्क समझ गए, नेटवर्क क्या होते हैं, कब इसकी हिस्ट्री, मतलब कब आया नेटवर्क, कब बना था, इसका नाम क्या था, फिर यहाँ पे कितने टाइप के हमारे नेटवर्क होते हैं, ये इसके कुछ टाइप है। ठीक है। तो मेनली हमारे जो नेटवर्क के टाइप होते हैं 3 ही प्रकार के होते हैं, लैन वैन एंड मैन। तो इनके फुल फॉर्म को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे लोकल एरिया का नेटवर्क मतलब क्या होता है, लोकल का मतलब क्या होता है कि कम, इसका मतलब एरिया थोड़ा क्षेत्र उसका कम होगा, जैसे वाईफाई होता है ना। तो कुछ ये लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क हमारा क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन, ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। मतलब इसका जो एरिया होता है सीमित रहता है,
है ना? तो यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में होना चाहिए, मतलब 1 किलोमीटर के अंतर्गत ही ये पूरा नेटवर्क हमारा तैयार किया जाता है, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग हो गया या फिर उनका समूह हो गया, ठीक है? सबसे छोटा लैन केवल 2 कंप्यूटर से बन सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो सबसे छोटा लैन हमारा बन सकता है, अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटा लोकल एरिया नेटवर्क कितने कंप्यूटर से मिलकर बन सकता है? 2 कंप्यूटर के मिल से, सिंपल है। इसमें 1000 कंप्यूटर को हम जोड़ सकते हैं। लैन को वायर कनेक्शन से जोड़ा जाता है, परंतु वर्तमान समय में यह वायरलेस हो चुका है। पहले हम इसे वायर कनेक्शन से जोड़ सकते थे, लेकिन अब इन प्रेजेंट ये क्या हो गया, वायरलेस हो चुका है। इसमें ईथरनेट केबल का यूज किया जाता है। अगर इससे पूछा जाए कि कौन सी केबल का इसके अंतर्गत यूज किया जाता है, तो इसके अंतर्गत कौन सी केबल का यूज किया जाता है? ईथरनेट केबल का यूज किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क अगर वायरलेस हो तो उसे हम वायरलेस लैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर वायर इसमें वायर का यूज नहीं किया गया है तो इसे हम सिंपल क्या बोलते हैं? वायरलेस लैन। ठीक है, तो ये हमारा था लोकल एरिया के बारे में। तो सबसे पहले क्या याद रखना है इसमें कि ये 1 किलोमीटर के रेंज में काम करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। ये 1 किलोमीटर हमारा कैसे भी हो सकता है, या फिर कोई बिल्डिंग हो सकती है या फिर उसके अंतर्गत। और पहले इसमें क्या है, एक वायर का यूज किया जाता था, लेकिन इन प्रेजेंट अब ये क्या हो गया, वायरलेस हो चुका है। अगर वायरलेस लाइन का यूज कर रहे हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? वायरलेस नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी केबल का यूज किया जाता था उसे क्या बोलते हैं? ईथरनेट केबल। ठीक है, तो आई होप आपको लोकल नेटवर्क समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है वाइड एरिया नेटवर्क? इससे पहले यहाँ पे, हाँ, वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स ऑफ वाइन, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर इसकी बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर भौगोलिक दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें सीमित क्षेत्र नहीं है, अब यहाँ पे हजारों किलोमीटर दूर तक वाइड एरिया नेटवर्क तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, इनका क्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अधिक दूरी के कारण प्रायः इनमें माइक्रोवेव स्टेशन या कम्युनिकेशन सैटेलाइट का प्रयोग संदेश को, मतलब जो मैसेज है, आगे भेजने वाले स्टेशनों की तरह किया जाता है। ठीक है, वैन भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंटरप्राइज वैन और दूसरा है ग्लोबल वैन। कौन कौन से हमारे वैन कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इंटरप्राइज वैन और दूसरा है ग्लोबल वैन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए वैन का कुछ यहाँ पे फिगर समझ सकते हैं। ये पूरा वैन का पूरा एरिया है और यहाँ पे ये लाइन छोटे छोटे लेन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वैन में। नेक्स्ट आ जाता है इसमें मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं मैन। ठीक है, तो जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात लैन किसी नगर या शहर के अंदर एक साथ जुड़े रहते हैं तो इस प्रकार के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है? जब लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात लैन किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कौन से? बहुत सारे लोग लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इस प्रकार के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, इसे संक्षेप में मैन भी कहते हैं, जिसकी गति 10 से 100 एमबिट्स पर सेकेंड होती है। ये काफी महंगे नेटवर्क होते हैं जो फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े होते हैं। मतलब इसमें जो भी केबल का यूज किया जाता है, कौन सी केबल रहती है? फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज इसके अंतर्गत किया जाता है। ये टेलीफोन लाइन या केबल ऑपरेटर और माइक्रोवेव लिंक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो ये चीज है हमारा मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं पैन। तो छोटी दूरी के लिए उपयोग होने वाला नेटवर्क हमारा क्या होता है? पैन होता है, जिसकी क्षमता कम दूरी पर स्थित 1 या 2 व्यक्ति तक होती है। इसके साथ टेलीफोन, वीडियो गेम्स जैसे डिवाइस जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे ब्लूटूथ हो गया, ये हमारा क्या है? पैन एरिया नेटवर्क, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। वायरलेस, USB आदि पैन के उदाहरण है। ठीक है, तो ये थे हमारे पैन के बारे में। तो इनके नाम से मोस्टली पता चल जाता है कि कौन सा कितनी रेंज की लगभग होगी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है होम एरिया नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं HAN। ठीक है, एक ही घर में कुछ लोग अगर एक ही नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? होम एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसको हम लोग हैन भी बोल सकते हैं, HAN जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। इसमें आमतौर पर वायर से इंटरनेट कनेक्शन होता है जो कि मॉडेम से जुड़ा होता है। ठीक है, यह मॉडेम वायर और वायरलेस दोनों कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इस नेटवर्क में हम लोग वाईफाई की मदद से भी काम करते हैं, जो कि एक होम एरिया नेटवर्क का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो ये था होम एरिया नेटवर्क। तो हमारे अगर बात करें कि नेटवर्क हमारे कितने टाइप के होते हैं, मेनली हमारे 3 प्रकार के होते हैं, लैन, वैन एंड मैन। और जो अदर 2 टाइप और भी हैं वो हैन और एक क्या है हमारा? पैन। ठीक है, तो इस तरह से आप, अगर आपसे पूछा जाता है नेटवर्क क्या है, इसके टाइप डिफाइन करो, तो इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क की नीड क्या है?
मतलब क्या आवश्यकता पड़ी कंप्यूटर नेटवर्क की, तो आप समझ लेते हैं। टू शेयर कंप्यूटर फाइल, मतलब जो भी हमारी फाइल है उन्हें शेयर करने के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करेंगे। टू शेयर हार्डवेयर डिवाइस को शेयर करने के लिए। एप्लीकेशन शेयरिंग, एप्लीकेशन को शेयर करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और गेमिंग के लिए। तो इन क्षेत्रों में नेटवर्किंग का यूज किया जाता है। ठीक है। नेटवर्क डिवाइस, अब कुछ इसके डिवाइसेज हैं नेटवर्किंग के, उनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा नेटवर्किंग में कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? रिपीटर हो गया, हब हो गया, गेटवे हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, राउटिंग स्विच हो गया, ब्रिज हो गया एंड मॉडेम हो गया। अभी जो नेटवर्किंग के डिवाइस हैं ये आपके एग्जाम में टिप्पणी टिप्पणी बोल दिया जाता है हिंदी में, तो उन्हें बोलते हैं कि इनके बारे में टिप्पणी लिखो, मतलब 4 से 1 पैराग्राफ इनके बारे में लिखो। तो ये टॉपिक आपको दे दिए जाएंगे। रिपीटर क्या होता है इसके बारे में समझाओ, हब क्या होता है इसके बारे में समझाओ, गेटवे क्या होता है इसके बारे में समझाओ। तो ये क्या है? नेटवर्किंग के हमारे क्या है? डिवाइसेस हैं। तो इनके बारे में आपको समझाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इनके बारे में पहले समझ लेते हैं कि रिपीटर क्या होता है, हब क्या होता है, गेटवे क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, मॉडेम क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर रिपीटर की बात करें तो रिपीटर क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो निम्न स्तर मतलब लो लेवल के सिग्नल को प्राप्त करके उन्हें उच्च स्तर पर बनाकर वापस भेजते हैं। ठीक है। तो रिपीटर का मतलब क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि लो लेवल के सिग्नल को रिसीव करके उन्हें हाई लेवल का बनाकर वापस भेजता है। ठीक है। इस प्रकार सिग्नल लंबी दूरियों को बिना बाधा के लिए कर सकते हैं, मतलब लंबी दूरियों को तय तय कर सकते हैं। रिपीटर का प्रयोग कमजोर पड़ चुके सिग्नल एवं उनसे होने वाली समस्याओं से बचाता है। ठीक है। तो ये था हमारा रिपीटर। अब आ जाता है हब। तो हब हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो यहाँ पे हब का मतलब क्या है कि इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां नेटवर्क की सारी केबल मिलती है, मतलब जो नेटवर्क की सारी केबल रहती है वहां पे एक हब हमारा यूज किया जाता है। तो इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां नेटवर्क की सारी केबल मिलती है। ये एक प्रकार का रिपीटर होता है, मतलब ये अगर देखें तो एक तरह का रिपीटर का ही टाइप है। यह एक प्रकार का रिपीटर होता है जिसमें नेटवर्क चैनलों को जोड़ने के लिए पोर्ट लगे होते हैं। क्या होते हैं? पोर्ट लगे होते हैं। आमतौर पर एक हब में 4, 8, 16 अथवा 24 पोर्ट लगे होते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त हब पर प्रत्येक पोर्ट के लिए एक इंडिकेटर लाइट, मतलब इंडिकेट करती रहती है लाइट ना, तो जो लिप लिप होती रहती है। तो मतलब क्या है, इसके अतिरिक्त हब पर प्रत्येक पोर्ट के लिए एक इंडिकेटर लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी जिसे बोलते हैं लगी होती है। जब पोर्ट से जुड़ा कंप्यूटर ऑन होता है तब ये लाइट चलती रहती है। तो ये चीज हब के अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं और रिपीटर के अंतर्गत हमने समझ लिया कि रिपीटर क्या काम करता है। ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा गेटवे। गेटवे का मतलब क्या है? यह एक ऐसी युक्ति है, ऐसी टेक्निक है जिसका यूज दो विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने के काम आता है। मतलब जो विभिन्न दो अलग अलग यहाँ पे क्या है गेटवे हैं, वो नेटवर्क प्रोटोकॉल है, उन्हें क्या मर्ज करने के लिए, जोड़ने के लिए क्या क्या काम आता है? गेटवे यूज में आता है। इन्हें प्रोटोकॉल परिवर्तक, प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स भी कहते हैं। मतलब गेटवे को हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। ये फायरवॉल की तरह कार्य करता है। फायरवॉल आप लोगों ने सुना होगा सिक्योरिटी के लिए कुछ, तो इस तरह से फायरवॉल की तरह ये गेटवे हमारा काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्विच। यह वे हार्डवेयर होते हैं जो विभिन्न कंप्यूटर को एक लाइन से जोड़ते हैं। स्विच को हब के स्थान पर उपयोग किया जाता है। हब तथा स्विच के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि हब स्वयं तक आने वाले डेटा को अपने प्रत्येक पोर्ट पर भेजता है। मतलब हब क्या करता है? हब एक हार्डवेयर ही होता है हमारा, विभिन्न कंप्यूटर को एक लाइन से जोड़ते हैं ये। स्विच को हब के स्थान पर उपयोग किया जाता है। हब तथा स्विच के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर यह है, अगर हब और स्विच में अगर डिफरेंस हम देखें तो दोनों बार डिफरेंस क्या है कि हब स्वयं तक आने वाले डेटा को अपने प्रत्येक पोर्ट पर भेजता है, जबकि स्विच क्या करता है? स्वयं तक आने वाले डेटा को केवल उसके गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन जहां पे उसे भेजना है वहां तक ही भेजता है। तो ये इसमें हब और स्विच में डिफरेंस है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है राउटर। अभी राउटर क्या होता है? इसका प्रयोग नेटवर्क में डेटा को कहीं भी भेजने में करते हैं। मतलब राउटर का प्रयोग क्या है? नेटवर्क में डेटा को कहीं भी सेंड करने के लिए हम राउटर का यूज करते हैं। इस प्रक्रिया को राउटिंग कहते हैं। मतलब जो हम सेंड करते हैं इसे क्या बोलते हैं? राउटिंग बोलते हैं। राउटर एक जंक्शन की तरह कार्य करता है। क्या है? राउटर एक जंक्शन की तरह, जंक्शन हम रेलवे का भी देखे होंगे कि जंक्शन पूरी ट्रेन वहां पे आके मिलती है। तो राउटर हमारे क्या है? राउटर एक जंक्शन की तरह कार्य करता है। बड़े नेटवर्क में एक से अधिक रूट होते हैं जिनके जरिए सूचनाएं अपने गंतव्य स्थान मतलब जहां पर डेस्टिनेशन है तो वहां तक स्थान तक पहुंच सकती है। ऐसे में राउटर्स ये तय करते हैं कि सूचना को किस रास्ते से उसके गंतव्य तक पहुंचना है। तो राउटर का तरीका ये है, राउटर का काम क्या है कि यहाँ पे क्या है, वो रास्ता पाथ चेक करते हैं कि कौन से रास्ते से होके डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, ये फिर पहुंचाना है। ठीक है। तो ये इसका राउटर का मेन काम था। नेक्स्ट इसमें आ जाता है राउटिंग स्विच। ऐसे स्विच
जिनमें राउटर जैसी विशेषताएं होती हैं राउटिंग स्विच कहलाता है। मतलब इसके नाम से पता चल रहा है राउटिंग स्विच, इसका मतलब राउटिंग जैसी विशेषताएं कुछ ना कुछ होंगी। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे स्विच जिनमें राउटर जैसी विशेषताएं होती हैं राउटिंग स्विच कहलाते हैं। ये नेटवर्क के किसी कंप्यूटर तक भेजी जाने वाली सूचनाओं को पहचान कर उन्हें रास्ता दिखाते हैं। राउटिंग स्विच सूचनाओं को सबसे सही रास्ता खोजकर एवं उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है, मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। ये है राउटिंग स्विच। अब आ जाता है ब्रिज। ब्रिज का मतलब हमें पता है कि पुल होता है ना। तो सेम वैसे यहाँ पे ब्रिज का भी काम होगा लगभग। ये छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ने के काम आते हैं। क्या है, छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ने के काम आता है कौन, ब्रिज, ताकि ये आपस में जुड़कर एक बड़े नेटवर्क की तरह काम कर सके। ब्रिज एक बड़े या व्यस्त नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का भी कार्य करता है। व्यस्त नेटवर्क को तब बांटा जाता है जब नेटवर्क के एक हिस्से को बाकी हिस्सों से अलग रखा जाना है। तो ये कुछ ब्रिज का कुछ काम था। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट है मॉडेम। अभी मॉडेम क्या होता है इसे समझ लेते हैं। यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है। सिंपल मॉडेम मतलब क्या है, ये एनालॉग सिग्नल को क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, फिर क्या करेगा, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, यह मॉडेम को हमेशा एक टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर के मध्य लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है, किसके मध्य, मॉडेम को हमेशा टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर के मध्य लगाया जाता है। सिंपल है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मॉड्यूलेशन क्या है, तो आपको आई होप याद होगा कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन की बोलते हैं, तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन बोला जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसके कुछ जो हमारे नेटवर्किंग के एलिमेंट थे, डिवाइसेस थे, उनके बारे में यहाँ पे समझ लिया है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि जो हमारे लैन, वैन और मैन है, इनके बारे में डिफरेंस की बात करें कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं। आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैन, वैन और मैन में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में बताओ। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन एंड वैन। तो यहाँ पे इसमें लैन की प्रॉपर्टी की बात करो, मैन, और तीसरा है वैन। तो सबसे पहले एक डिफरेंस इसमें अगर ऐसा लिखते हैं नॉर्मली कि इनके तीनों के सबसे पहले हम फुल फॉर्म बता देते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है। सिंपल है। फिर यहाँ पे क्या है, सीमित। जो लैन की अगर बात करें तो इसकी दूरी, अगर बात करें दूरी की, तीनों की अगर दूरी की बात करें तो सीमित 2500 मीटर तक की दूरी के लिए ये लैन काम यूज में लिया जाता है। अगर मैन की बात करें तो ये भी सीमित है। ये क्या है, आमतौर पर 200 किलोमीटर एक असीमित दूरी तक इसके यूज किया जाता है। और वैन का यहाँ पे कोई भी एरिया निश्चित नहीं है, वैन कुछ भी हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क हमारा कितना भी हो सकता है। अगर गति की बात करें, अधिक, आमतौर पर 1000 एमबीपीएस तक इसकी स्पीड होती है। और मैन की बात करें तो अधिक होती है, आमतौर पर 100 से 1000 एमबीपीएस तक इसकी भी स्पीड होती है। और वैन की बात करें तो निम्न निम्न होती है, आमतौर पर 10 से 100 एमबीपीएस तक होती है, क्योंकि ये पूरे एरिया में होता है, इसका वाइड एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसकी क्या है, स्पीड कुछ इतनी कम है इनके अपेक्षा। अब इसके माध्यम की बात करें तो कौन से माध्यम का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे लाइन की बात करें तो लाइन में क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज किया जाता है, फाइबर ऑप्टिकल का यूज किया जाता है केबल का, और कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है। किसके अंतर्गत, लाइन के अंतर्गत। और यहाँ पे मैन की बात करें तो मैन में भी ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज किया जाता है। और यहाँ पे वैन की बात करें तो वैन के अंतर्गत क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, सैटेलाइट को भी शामिल करने के लिए वायरलेस तरीके से इसमें यूज किया जाता है वैन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तीनों में कुछ इस तरह से मेजर डिफरेंसेस हैं। अब नोड्स की बात करें तो कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो भी नोड्स की बात करें तो लैन के अंतर्गत कुछ भी हो सकता है, किंतु अधिकतर डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। और यहाँ पे मैन की बात करें तो कोई भी हो सकते हैं, किंतु अधिकतर डेस्कटॉप तथा मिनी कंप्यूटर होते हैं। और वैन की बात करें तो कोई भी हो सकते हैं, किंतु अधिकतर डेस्कटॉप ही होते हैं। तो ये मेजर कुछ इसके कुछ डिफरेंसेस हैं लैन, वैन और वैन में। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे जरूर पढ़ लेंगे, है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हमारा मॉडल्स ऑफ नेटवर्क कंप्यूटिंग। अभी मॉडल्स ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर की बात करें तो इसके जो नेटवर्क कंप्यूटिंग है वो हमारे 3 प्रकार के इसके अंतर्गत मॉडल होते हैं। पहला है सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, और तीसरा है हमारा कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। तो ये 3 प्रकार के हमारे मॉडल ऑफ नेटवर्क कंप्यूटिंग के अंतर्गत 3 टाइप आ जाते हैं। कौन कौन सा, पहला क्या है सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग, और दूसरा क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, और तीसरा हमारा क्या है कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रलाइज कंप्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कंप्यूटिंग और कोलैबोरेटिव नेटवर्क कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल के अंतर्गत क्या होता है, इसमें क्लाइंट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए उच्च क्षमता वाले सर्वर को रिसोर्स का उपयोग करते हैं।
उच्च क्षमता वाले सर्वर्स के रिसोर्स का यूज करते हैं। किसके अंतर्गत? सेंट्रलाइज नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें क्लाइंट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए उच्च क्षमता वाले सर्वर के रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। किसके अंतर्गत? सेंट्रलाइज नेटवर्क कंप्यूटिंग के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कंप्यूटिंग की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है? सभी नेटवर्क कंप्यूटर को उनके टर्मिनल पर प्रोसेसिंग में भाग लेने की अनुमति देता है। यह मॉडल डाटा तथा सर्विसेज को शेयर करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल का यूज। अब यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट आ जाता है कोलैबोरेटिव नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल के बारे में। इसके अंतर्गत क्या होता है? यह एक एडवांस डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल है। इस मॉडल में नोड्स डाटा, रिसोर्स और अन्य सर्विसेज को शेयर करने के अलावा प्रोसेसिंग क्षमताओं को भी शेयर करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बोले तो प्रोसेस दो या दो से अधिक कंप्यूटर पर चल सकती है इसके अंतर्गत। तो ये अगर हम यहाँ पे बात करें मॉडल ऑफ नेटवर्क कंप्यूटिंग के, तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। पहला हमारा टाइप क्या है? सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग, फिर दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग और तीसरा हमारा क्या है? कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। फिर इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे दो लाइन के बारे में समझा देने कि इसका मतलब क्या होता है। सिंपल है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आ जाता है नेटवर्क मॉडल। तो नेटवर्क के हमारे क्या है? मॉडल। अभी मॉडल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? OSI मॉडल और क्या है? TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। ठीक है, तो इनके बारे में हम आने वाले यूनिट में डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पे बस आपको इसका इंट्रोडक्शन समझना है कि नेटवर्किंग मॉडल कितने टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। OSI रेफरेंस मॉडल और दूसरा है TCP IP मॉडल। तो इनके बारे में पूरा टॉपिक है बहुत बड़ा, तो उसे हम एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल। ठीक है, तो पीयर टू पीयर का मतलब क्या होता है? P2P से हम शॉर्ट में बोल देते हैं। तो P2P जिसका कि पूरा नाम क्या होता है? पीयर टू पीयर होता है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें दो डिवाइस आपस में कनेक्ट होकर बिना किसी सेंट्रल सर्वर के डेटा या फाइल शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? बिना किसी सेंट्रल सर्वर के डेटा या फाइल को शेयर कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। किसके बिना? बिना किसी सेंट्रल सर्वर के बिना। P2P नेटवर्क में पीयर यानी कि कंप्यूटर होते हैं जो आपस में इंटरनेट के जरिए जुड़े रहते हैं। क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? पीयर का मतलब क्या होता है? ये क्या कंप्यूटर होते हैं जो कि आपस में इंटरनेट के जरिए जुड़े रहते हैं। अब अगर हिस्ट्री की बात करें तो P2P नेटवर्क की हिस्ट्री क्या है? P2P की शुरुआत सन 1979 में हो गई थी, जब यूजनेट को विकसित किया गया था। यह एक ऐसी प्रणाली थी जो यूजर को मैसेज पढ़ने और पोस्ट करने की अनुमति देती थी। ठीक है, तो ये P2P कब विकसित हुआ था, इसका मतलब था। P2P नेटवर्क काम कैसे करता है? अगर इसे समझे तो किस तरह से काम करता है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। P2P जो हमारा मॉडल है, तो P2P मॉडल को कंप्यूटर के डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के द्वारा मेंटेन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर में सर्वर नहीं होता। मतलब ऐसा क्या है? कंप्यूटर में सर्वर नहीं होता क्योंकि प्रत्येक नोड में फाइलों की एक कॉपी रहती है और प्रत्येक कंप्यूटर क्लाइंट और सर्वर दोनों के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे P2P नेटवर्क कैसे काम करता है? P2P मॉडल कंप्यूटर के डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के द्वारा मेंटेन किया जाता है। किसके द्वारा? कंप्यूटर के डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के द्वारा मेंटेन किया जाता है। इसका सीधा मतलब अगर समझें तो जो हमारा कंप्यूटर हुआ तो उसमें कोई सर्वर नहीं होता है, तो इसलिए क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के द्वारा मेंटेन किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक नोड्स में फाइल की एक कॉपी रहती है। जो हमारे जितने भी नोड हैं, फाइल की उसमें क्या रहती है? कॉपी रहती है और प्रत्येक कंप्यूटर क्लाइंट और सर्वर दोनों के रूप में कार्य करता है। तो ये था P2P नेटवर्क कैसे काम करता है, ये यहाँ पे उसे समझाया गया है। अब यहाँ पे बात करें अगर P2P नेटवर्क के प्रकार, अभी कितने प्रकार के होते हैं हमारे पीयर टू पीयर नेटवर्क, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। जो हमारे इसके टाइप अगर बात करें तो यहाँ पे जो टाइप है तो ये मुख्यतः यहाँ पे तीन भागों में इसे डिवाइड किया गया है। पहला है अनस्ट्रक्चर्ड P2P नेटवर्क। क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड P2P नेटवर्क। दूसरा आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर्ड P2P नेटवर्क। तो पहला क्या टाइप में? अनस्ट्रक्चर्ड P2P नेटवर्क, और दूसरा क्या है? स्ट्रक्चर्ड P2P नेटवर्क, और तीसरा आ जाता है हाइब्रिड P2P नेटवर्क, मतलब हाइब्रिड पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब इसके एडवांटेज की बात करें कि पीयर टू पीयर नेटवर्क के क्या क्या एडवांटेज हैं, आपसे पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में आप डिटेल में लिखेंगे अपने एग्जाम में। तो यहाँ पे एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज में इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे इंस्टॉल और सेटअप करना बहुत ही आसान होता है, जिसका मतलब यह है कि नेटवर्क को कॉन्फ़िगर और इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। इसे मैनेज करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि प्रत्येक कंप्यूटर खुद को मैनेज करता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क की कॉस्ट बहुत कम होती है। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर जो है वह सर्वर तथा क्लाइंट
दोनों की तरह कार्य करते हैं, इसलिए डेडिकेटेड सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये इसका मुख्य रीजन है कि क्यों इसमें सर्वर की नीड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि जो इसके जो प्रत्येक कंप्यूटर है वो सर्वर तथा क्लाइंट दोनों की तरह ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसलिए सर्वर की नीड नहीं पड़ती है। इसमें यदि एक कंप्यूटर में कोई खराबी आ जाती है तो इसका फर्क दूसरे कंप्यूटर में नहीं पड़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये इसके कुछ एडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है अब इसका डिसएडवांटेज क्या है। अब हर चीज का अपना एक एडवांटेज होता है, उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो आप इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें एक सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होता, इसलिए इसे एडमिनिस्ट्रेट करना कठिन होता है और डेटा का बैकअप लेना भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें सर्वर यूज होता नहीं। तो अगर डेटा एक बार डिलीट भी हो जाता तो उसमें दिक्कत हो सकती है हमें इसे रिकवर करने में। तो इसलिए इसमें ये मुख्य डिसएडवांटेज में से एक है। इसमें सिक्योरिटी बहुत ही कम होती है। इसमें वायरस, टॉर्जन, स्पाईवेयर तथा मालवेयर को आसानी से ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो ये वायरस के कुछ नाम है जो कि बहुत ही खतरनाक वायरस है। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग टॉरनेट में किया जाता है, जहां कॉपीराइट म्यूजिक फाइल तथा वीडियो को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज किया जाता है? टॉरनेट में किया जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर को दूसरे यूजर भी एक्सेस करते हैं, इस कारण से यूजर की परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाती है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। मेजर डिसएडवांटेज में ये पूरे सारे पॉइंट है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसके बारे में समझ लेते हैं कि रियल में है क्या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। एक नेटवर्क जिसमें एक या अधिक कंप्यूटर सर्वर के रूप में डिजाइन किए गए हों और नेटवर्क के बाकी कंप्यूटर क्लाइंट कहलाते हैं, जो सर्वर से सेवाओं का निवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ये डिफिकल्टी में थोड़ा ये डिफिनेशन लग रही है, तो इसे आप लोग ना ध्यान दें, स्किप करते हैं। दूसरी डिफिनेशन हमारे आगे मिलेगी अभी, तो इसे समझ लेंगे। सिंपल सा मतलब यहाँ पर समझें, फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक सर्वर है और यहाँ पे नेटवर्क के माध्यम से इसके अलावा जितने भी हैं, जो भी मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, जो भी डिवाइसेस हैं, वो हमारे क्लाइंट डिवाइसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्वर पॉइंट होता है, जो कि जिसमें क्लाइंट होते हैं वो इंटरनेट के द्वारा सर्वर से अपनी जो भी उसकी एक्सेस पॉइंट रहते हैं, जो भी मतलब रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं, जो भी चीज़ उन्हें चाहिए होता है अपना डाटा, उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर के पास। सिंपल। ठीक है, तो इस तरह फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन अगर इसके देखें तो दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे इस तरह समझ सकते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक कंप्यूटिंग मॉडल होता है जिसमें सर्वर सर्विस को होस्ट करता है। क्या करता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? कंप्यूटिंग मॉडल होता है जिसमें सर्वर सर्विस को होस्ट करता है और इन सर्विस को क्लाइंट को प्रदान करता है। क्या करता है? क्लाइंट को प्रदान करता है। और भी अगर दूसरे शब्दों में समझे इसकी डेफिनेशन, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कंप्यूटर नेटवर्क का एक मॉडल होता है जिसमें क्लाइंट सर्वर के द्वारा होस्ट की गई सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है और सर्वर इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके क्लाइंट को सर्विस प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लाइंट होते हैं, कुछ सर्वर्स होते हैं। अब सर्वर हमारे मल्टीपल टाइप की उसके सर्विस प्रोवाइड कराते हैं यूजर के अकॉर्डिंग, है ना। तो सर्वर क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करके रखते हैं, है ना। जैसे कि आपको गूगल ड्राइव सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप गूगल ड्राइव हमारा क्या है? सर्वर है। अमेजॉन का भी अपना को सर्वर है ना, गूगल का भी अपना एक सर्वर है। तो कुछ भी हर एक चीज़ का अपना एक सर्वर है, जो क्लाइंट जैसे भी आप डेटा को एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए रिक्वेस्ट करता है सर्वर के पास, और सर्वर क्या करता है? उसे सर्विस प्रोवाइड कराता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इस आर्किटेक्चर को नेटवर्किंग कंप्यूटिंग मॉडल या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। किसे? जो हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, इसे दूसरे नाम से भी जान सकते हैं हम लोग। कौन से नाम से? नेटवर्किंग कंप्यूटिंग मॉडल या फिर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के नाम से भी जाना जा सकता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नेटवर्किंग कंप्यूटिंग मॉडल क्या है या फिर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है या फिर कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल से वही है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ही है। ठीक है, तो तीनों हमारे सेम नाम, सबका काम सेम ही है। अब यहाँ पे बात करें कि इसके कंपोनेंट क्या है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के कंपोनेंट कौन कौन से, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेजर कंपोनेंट है वो है वर्क स्टेशन, सर्वर और क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस। तो नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा कि कौन कौन से डिवाइस थे। हब थे, स्विच थे, राउटर था और मॉडेम था। ये नेटवर्किंग हमारे डिवाइस थे जो हमें अभी जस्ट पढ़ा था। अब यहाँ पे वर्क स्टेशन जो हमारे आ जाते हैं वो है, वर्क स्टेशन को क्लाइंट कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह फाइल और डेटाबेस को मैनेज करता है। वर्क स्टेशन में अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। इनमें अधिकतर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। वर्क स्टेशन का जो यूज होता है वो इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट और ग्राफिक डिजाइनरों के द्वारा किया जाता है। तो ये है वर्क स्टेशन का यूज। अब यहाँ पे सर्वर को फास्ट प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्ट प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहते हैं। यह एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जो सर्विस और डेटा को स्टोर करके रखता है। कहाँ पे? अपने पास में स्टोर करके रखता है। इसमें एक प्रकार की मेमोरी होती है जो वर्क स्टेशन से आने वाले रिक्वेस्ट, जो वर्क स्टेशन वहाँ से जो भी रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको मैनेज करते हैं।
सर्वर एक समय में बहुत सारे क्लाइंट को हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो ये थे सर्वर के पॉइंट कि सर्वर का काम क्या है रियल में। अब नेटवर्किंग डिवाइस की बात करें, नेटवर्किंग डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जो वर्क स्टेशन और सर्वर को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस डिवाइस का उपयोग पूरे नेटवर्क में अलग अलग कार्य को करने के लिए किया जाता है। अब इसमें कार्य कुछ भी हो सकते हैं। नेटवर्किंग डिवाइस बहुत प्रकार की होती हैं, जिनमें से हब, स्विच, राउटर और मॉडेम, ये क्या है नेटवर्किंग डिवाइस, ये जो हमें जस्ट पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारे कंपोनेंट हो गए, वर्क स्टेशन, सर्वर और नेटवर्किंग। किसके कंपोनेंट हैं? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग के टाइप, कितने प्रकार के हमारे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होते हैं। तो यहाँ पे टाइप की बात करें तो मेनली कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? 1 टियर आर्किटेक्चर, दूसरा 2 टियर आर्किटेक्चर और तीसरा है 3 टियर आर्किटेक्चर और चौथा है N टियर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये हमारे 4 प्रकार के हमारे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के टाइप होते हैं। अब यहाँ पे पहले टाइप की बात करें, 1 टियर आर्किटेक्चर के अंतर्गत क्या होता है? 1 टियर आर्किटेक्चर सबसे सरल आर्किटेक्चर होता है। क्या होता है? सबसे इजी आर्किटेक्चर होता है। इसमें क्लाइंट सर्वर और डाटा एक ही कंप्यूटर में मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? इसमें जो क्लाइंट सर्वर होते हैं और डाटा एक ही कंप्यूटर में मौजूद होते हैं। इसमें क्लाइंट सीधे ही डेटा को एक्सेस कर लेता है। इसमें जो भी क्लाइंट हो डेटा को डायरेक्ट ही एक्सेस कर लेता है, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल आर्किटेक्चर होता है और इसमें जो भी डेटा होता है वो कंप्यूटर में ही मौजूद होता है। कंप्यूटर में भी होता है, तो सर्वर पे नहीं, कंप्यूटर पे ही होता है। तो इसलिए जो भी यूजर होता है उसे डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है। 1 टियर आर्किटेक्चर को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है और इसका यूज बहुत ही कम किया जाता है। आज के टाइम में इसका यूज बहुत ही कम किया जाता है। 1 टियर आर्किटेक्चर में 3 लेयर होते हैं। कौन कौन सी लेयर होती है? पहला प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर और तीसरा हमारा डेटा एक्सेस लेयर। ये इसका कुछ यहाँ पे फिगर है, ठीक है। ये क्लाइंट कंप्यूटर है, फाइल सर्वर है, तो मतलब कंप्यूटर के अंदर इसमें डाटा स्टोर रहता है। नेक्स्ट इसमें आज बात करें तो यहाँ पे आ जाता है वो है 2 टियर आर्किटेक्चर। कौन सा? 2 टियर आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर में डेटा बेस को सर्वर में स्टोर किया जाता है और इसमें यूजर इंटरफेस को क्लाइंट के कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। यह आर्किटेक्चर एक 1 टियर आर्किटेक्चर की तुलना में तेज गति से काम करता है। मतलब 1 टियर आर्किटेक्चर की अपेक्षा ये जो हमारा आर्किटेक्चर होता है 2 टियर आर्किटेक्चर, ये फास्ट होता है। क्या होता है? फास्ट होता है। 2 टियर आर्किटेक्चर में क्लाइंट तथा सर्वर के मध्य डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। क्लाइंट तथा सर्वर के मध्य डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। किसके अंतर्गत? 2 टियर आर्किटेक्चर के अंतर्गत। तथा क्लाइंट तथा सर्वर के मध्य कोई तीसरा मध्यवर्ती, मतलब बीच में कोई अदर डिवाइस नहीं होता है। इस आर्किटेक्चर का सबसे अच्छा उदाहरण है ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन। अगर से एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है कि 2 टियर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल क्या है, तो ऑनलाइन टिकट का जो रिजर्वेशन होता है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे इसका कुछ फिगर दिया हुआ है। ये क्लाइंट टियर है और यहाँ पे डेटाबेस टियर है। सिंपल, ये डेटाबेस सर्वर है, ये क्लाइंट कंप्यूटर्स है, ठीक है। ये 2 टियर आर्किटेक्चर का यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है 3 टियर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो 3 टियर आर्किटेक्चर के अंतर्गत क्या होता है कि 3 टियर आर्किटेक्चर में क्लाइंट और सर्वर के बीच एक मिडिलवेयर मध्यवर्ती होता है। मतलब इनके बीच में मिडिल में कुछ न कुछ सिस्टम होते हैं जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर। यहाँ पे क्या है? बीच में कोई भी डिवाइसेस अदर नहीं थे। किसमें? 2 टियर आर्किटेक्चर में। और यहाँ पे क्या है? 3 टियर आर्किटेक्चर के अंतर्गत ये देखिए, ये यहाँ पे तो इसके अंतर्गत क्या होता है? मिडिल वेयर होता है। इस आर्किटेक्चर में यदि क्लाइंट सर्वर से जानकारी प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वह रिक्वेस्ट पहले मिडिल वेयर द्वारा प्राप्त की जाती है। देखिए यहाँ से जो भी क्लाइंट है, यहाँ से अगर कुछ भी रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से जानकारी प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले कहाँ पे जाएगी? मिडिल वेयर में जाएगी। इसके बाद उस रिक्वेस्ट को सर्वर के पास भेजा जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि क्लाइंट को सर्वर से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मिडिल वेयर से होकर गुजरना पड़ता है। सिंपल है। अब इसमें 3 प्रकार की लेयर होती है। कौन कौन सी? इसमें 3 प्रकार की लेयर होती है। कौन कौन सी? पहला है प्रेजेंटेशन लेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन लेयर और तीसरा है हमारा डेटाबेस लेयर। सिंपल है। तो ये था हमारा 3 टियर आर्किटेक्चर। यहाँ पे इसका कुछ फिगर है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एन टियर आर्किटेक्चर। तो एन टियर आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो एन टियर आर्किटेक्चर को मल्टी टियर आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। यह तीनों आर्किटेक्चर का छोटा रूप होता है जिसमें प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट जैसे कार्य शामिल हैं। तो ये सारे काम इसके अंतर्गत होते हैं एन टियर आर्किटेक्चर के अंतर्गत। इसे मल्टी टियर आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। ये तीनों आर्किटेक्चर का एक छोटा रूप है। मतलब जो भी 1 टियर आर्किटेक्चर, 2 टियर आर्किटेक्चर और 3 टियर आर्किटेक्चर, इनका जो तीनों को मिला के एक छोटा रूप हमारा क्या कहलाता है? एन टियर आर्किटेक्चर कहलाता है। तो यहाँ पे इसका कुछ फिगर है ये। तो इस तरह से आप लोग फिगर भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं अपने एग्जाम में। अब इनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है किसके? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के। तो यहाँ पे एडवांटेज की अगर बात करें तो क्लाइंट सर्वर
नेटवर्क में प्रत्येक क्लाइंट को प्रोसेसर में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? तो इसका कुछ एडवांटेज है। इसमें सर्वर के पास बेहतर कंट्रोल और रिसोर्सेस होते हैं। इस आर्किटेक्चर में यूज़र सेंट्रल स्टोरेज में मौजूद फाइलों को किसी भी समय एक्सेस कर सकता है। यह फाइलों को अरेंज करने के लिए एक बेहतर यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। और क्या करता है यह आर्किटेक्चर में फाइलों को शेयर करना आसान होता है। इसमें मतलब क्या होता है, इस आर्किटेक्चर में फाइलों को शेयर करना बहुत ही आसान होता है। इसमें सिक्योरिटी सुरक्षा बहुत ही अच्छी होती है, मतलब सिक्योरिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। किसकी? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो डिसएडवांटेज में यहाँ पे आ जाता है हमारे पॉइंट। इसमें यदि प्राइमरी सर्वर डाउन हो जाता है तो पूरा आर्किटेक्चर इससे इफेक्टेड हो जाता है। अगर प्राइमरी सर्वर इससे पूरा डाउन हो गया तो पूरा जो इसका आर्किटेक्चर है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पूरा आर्किटेक्चर प्रभावित होता है। इस आर्किटेक्चर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसे टूल होते हैं, मतलब जो भी हमारे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, इस आर्किटेक्चर में क्या होता है, हार्डवेयर जैसे टूल होते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं, मतलब कि कॉस्ट हाई रहती है। तो इसका कुछ डिसएडवांटेज है, इस आर्किटेक्चर को ऑपरेट करने में ज़्यादा खर्च आता है। ठीक है? इसमें नेटवर्किंग के लिए विशेष प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। क्या है, इसमें जो नेटवर्किंग की जाती है तो इसमें विशेष प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड पड़ती है। तो ये भी इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। इसमें नेटवर्कों को मेंटेन करने के लिए अलग-अलग प्रकार के टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ट्रैफ़िक को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये भी इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। किसका? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का। तो अगर आपसे पूछा जाता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है, तो उसके बारे में आप अलग-अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। उसके एडवांटेज बता सकते हैं, डिसएडवांटेज बता सकते हैं, उसके टाइप बता सकते हैं, कंपोनेंट बता सकते हैं। ठीक है? तो आई होप आपको पूरा का पूरा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में समझाओ। कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें बात करें अगर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में, तो इसके पास सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट होता है, और पीयर टू पीयर नेटवर्क के पास क्या है, इसके पास अपना खुद का डेटा और एप्लीकेशन होता है। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस, इसका मुख्य कार्य इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होता है। किसका? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का। और पीयर टू पीयर नेटवर्क का मुख्य काम क्या होता है, इसका मुख्य कार्य कनेक्शन को मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है? अब यहाँ पे नेक्स्ट जिसमें पॉइंट है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में, इसका उपयोग छोटे और बड़े नेटवर्क के लिए किया जाता है। क्या क्यों किया जाता है? छोटे और बड़े नेटवर्क के लिए इसका यूज किया जाता है। और पीयर टू पीयर नेटवर्क का यूज किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग छोटे नेटवर्क के लिए ही किया जाता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में देखें तो यह ज़्यादा स्टेबल होता है, और पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, ये कम स्टेबल होता है। यह पीयर टू पीयर नेटवर्क की तुलना में महंगा होता है। क्या? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। और जो हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है वो क्या होता है, ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के आर्किटेक्चर के अपेक्षा थोड़ा सस्ता होता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है? तो इसमें 5 पॉइंट आप लिख देंगे तो इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्विचिंग। तो स्विचिंग के नाम से भी आप लोग कुछ समझ पा रहे होंगे स्विचिंग का मतलब क्या होता है। कुछ ना कुछ स्विच, ये पहले से बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं। तो यहाँ पे स्विचिंग की अगर बात करें तो स्विचिंग क्या होता है कि जब हम किसी कंप्यूटर नेटवर्क में इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, जब हम किसी कंप्यूटर नेटवर्क में इंटरनेट को एक्सेस करते हैं या किसी अन्य कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं या एक्सेस करते हैं, तो इन कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्क सेगमेंट के बीच इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए जिस मैकेनिज्म का यूज किया जाता है उसे ही नेटवर्क के बीच स्विचिंग कहा जाता है। तो ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर नेटवर्क में इंटरनेट को एक्सेस करते हैं या फिर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो इनके बीच में जो भी जिस मैकेनिज्म का यूज किया जाता है, मैकेनिज्म का, उसे हम क्या बोलते हैं, स्विचिंग बोलते हैं। ठीक है? किसी भी बड़े नेटवर्क में सेंडर और रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। इन तरीकों में से स्विचिंग टेक्निक डेटा ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट तरीकों में से एक चुनी जाती है। स्विचिंग टेक्निक का यूज वन टू वन कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए किया जाता है। ठीक है? तो ये स्विचिंग का कुछ काम था, इस तरह से स्विचिंग यूज की जाती है। आसान भाषा में अगर स्विचिंग को समझें तो आसान भाषा में स्विचिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज किसी डेटा को विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क के बीच सेंड करने के लिए किया जाता है। ठीक है? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्विचिंग का मतलब क्या है। अब यहाँ पे बात करें कि स्विचिंग कितने टाइप की होती है, तो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी? पहला है सर्किट स्विचिंग। पहला क्या है हमारा, सर्किट स्विचिंग। दूसरा क्या है, पैकेट स्विचिंग। और तीसरा क्या है, मैसेज स्विचिंग। तो 3 प्रकार के हमारे स्विचिंग के टाइप हैं। कौन-कौन से? सर्किट, पैकेट एंड मैसेज। तो यहाँ पे सर्किट की अगर बात करें तो सर्किट के अंतर्गत क्या होता है, जब किन्हीं 2 नोड के बीच
किसी दिए गए कम्युनिकेशन पाथ के द्वारा कम्युनिकेशन होता है, किसके बीच में? दो नोड के बीच में, तो इसे सर्किट कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सर्किट कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें डेटा को ट्रांसमिशन के लिए एक प्री स्पेसिफाइड राउट की आवश्यकता होती है, जिसके मध्य से दिया गया डेटा ट्रेवल करता है। इसमें अन्य किसी प्रकार के डेटा को ट्रेवल को परमिट नहीं किया जाता है। तो ये सर्किट स्विचिंग के कुछ यूजेस है, काम है इसका। सर्किट स्विचिंग में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए सर्किट को इस्टेब्लिश करना होता है, जिसके माध्यम से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। किसी भी टेलीफोन कम्युनिकेशन में वॉइस कॉल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो वॉइस कॉल इसका क्या है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सर्किट स्विचिंग में सर्किट परमानेंट या टेम्परेरी भी हो सकता है। सर्किट स्विचिंग 3 चरणों से होकर गुजरता है। कौन-कौन से? पहला, सर्किट का निर्माण, किस तरह सर्किट का निर्माण किया जाता है, फिर बात है डेटा का ट्रांसफर, और तीसरा हमारा जो चरण इसका स्टेप है वो है सर्किट को डिस्कनेक्ट करना। क्या है? सर्किट को डिस्कनेक्ट करना। तो ये इसके 3 मेजर स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करता है ये हमारा सर्किट स्विचिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसमें जो आ जाता है वो है पैकेट स्विचिंग। क्या है? पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग में पूरे मैसेज को छोटे-छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिन्हें पैकेट कहा जाता है। तो पैकेट किसे बोलते हैं? जो भी मैसेज होता है उसे छोटे-छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? पैकेट बोलते हैं। प्रत्येक पैकेट के हेडर में स्विचिंग इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया जाता है। कहाँ पे? हेडर पे स्विचिंग इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया जाता है और इसका इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन कर दिया जाता है। ठीक है, इंटरमीडिएट नेटवर्क डिवाइस के लिए इन छोटे साइज के पैकेट को स्टोर करना आसान होता है, और यह स्विचेस ही इंटरनल मेमोरी और कैरियर पाथ में भी ज़्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो मेजर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला है कि पैकेट स्विचिंग में पूरे मैसेज को छोटे-छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे पैकेट कहा जाता है। प्रत्येक पैकेट के हेडर में स्विचिंग इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया जाता है और इसका इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के स्विचिंग में नेटवर्क पैकेट को एफसीएफएस मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर चुना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये कॉन्सेप्ट। तो इस प्रकार के स्विचिंग में नेटवर्क पैकेट को एफसीएफएस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर चुनता है, यानी कि नेटवर्क तक जो पैकेट पहले पहुंचेगा उस पैकेट को नेटवर्क पहले एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो डेटा स्ट्रक्चर में भी आप लोग पढ़े होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो कॉन्सेप्ट और फीफो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े ही होंगे स्टैक एंड क्यू में। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी है एफसीएफएस, है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो यहाँ पे क्या है, यानी कि नेटवर्क तक जो पैकेट पहले पहुंचेगा उस पैकेट को नेटवर्क पहले एक्सेप्ट करेगा। पैकेट स्विचिंग भी 2 प्रकार की होती है। अब यहाँ पे पैकेट स्विचिंग भी हमारे 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी हम यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे। पहला है कनेक्शन लेस पैकेट। पहला क्या है? कनेक्शन लेस पैकेट, और दूसरा क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट, है ना। तो 2 प्रकार के हमारे पैकेट स्विचिंग के टाइप होते हैं। कौन कौन से? कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग और दूसरा है कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग होती है उसका मतलब क्या है? तो कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग को डेटाग्राम स्विचिंग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? डेटाग्राम स्विचिंग भी इसे कहा जाता है। इस प्रकार के नेटवर्क में प्रत्येक पैकेट को नेटवर्क डिवाइस के द्वारा डेस्टिनेशन एड्रेस के आधार पर इंडिविजुअली भेजा जाता है। ठीक है, चूंकि इसमें प्रत्येक पैकेट को इंडिविजुअल भेजा जाता है, इसलिए पैकेट सही स्थिति में नहीं पहुंचता है, जिससे डेस्टिनेशन एड्रेस पर पहुंचने के बाद दोबारा रिसेंबल किया जाता है। तो ये कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग के काम है। अब कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग की अगर बात करें तो इस प्रकार के स्विचिंग को वर्चुअल सर्किट स्विचिंग भी कहा जाता है। इस प्रकार के नेटवर्किंग पैकेट को एक सेकेंड्स में किसी डिफाइंड रूट से भेजा जाता है ना। जिसमें कोई भी जो रूट है जिसके बारे में पहले से पता है हमें, तो उस रूट से भेजा जाता है। यह ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर में ऑपरेट करती है। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग का काम है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैसेज स्विचिंग, जो कि तीसरा टाइप है हमारे स्विचिंग का। तो तीसरा टाइप हमारा कौन सा था? मैसेज स्विचिंग। तो यहाँ पे मैसेज स्विचिंग हम लोग समझ लेते हैं। तो मैसेज स्विचिंग में पूरे मैसेज को एक डेटा यूनिट के तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब मैसेज स्विचिंग के अंतर्गत पूरे मैसेज को किस तरह ट्रीट किया जाता है? एक डेटा यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है और पूरी तरह से स्विच ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या है? और पूरी तरह से स्विच या फिर बोले ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैसेज स्विचिंग में प्रत्येक मैसेज को इंडिपेंडेंट ब्लॉक के तौर पर ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की नेटवर्किंग में प्रत्येक मैसेज को फर्स्ट डिवाइस से सेकेंड डिवाइस में इंटर नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाता है। मैसेज को सेंडर से इंटरमीडिएट डिवाइस को
ट्रांसमिट कर दिया जाता है। कुछ इस तरह से कुछ इसके स्टेप्स हैं मैसेज स्विचेस के अंतर्गत, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, इंटरमीडिएट डिवाइस के इस मैसेज में भी सभी एरर्स को इंस्पेक्ट करने के बाद दूसरी नोड के इसी राउटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ ट्रांसफर कर देती है। इस कारण मैसेज स्विचिंग को नेटवर्किंग में स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है वो है हमारा ईमेल। तो ईमेल सब लोग यूज किए होंगे, तो ईमेल किसका एग्जाम्पल है, मैसेज स्विचिंग का। तो यहाँ पे मैसेज सेंड करते हैं ईमेल के माध्यम से, तो यहाँ पे मैसेज स्विचिंग के अंतर्गत हमारा ईमेल आता है, ठीक है। तो आई होप आपको स्विचिंग बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा और ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो स्विचिंग हमने पढ़ा और कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। तो तीनों प्रकार हमने डिटेल में समझ लिया है। और यहाँ पे जो हमारा पैकेट स्विचिंग वो भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग और दूसरा है कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग। अब यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा एकदम अच्छे से, और यहाँ पे हमने मैसेज स्विचिंग के बारे में पढ़ लिया। और मैसेज स्विचिंग का एग्जांपल जो हमारा क्या था, वो था ईमेल, है ना। तो आई होप आपको पूरी यूनिट बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों ने इसे डिटेल में पूरा समझ लिया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है पूरी यूनिट, क्योंकि इसमें कोई भी टॉपिक बचा नहीं है। मतलब इसके अंतर्गत कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जो कि आपके बुक में हो, आपके यूनिट में हो। यूनिट 3 के अंतर्गत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर कर दिया गया है। तो अगर आप इतना बहुत ही अच्छे से कवर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से, 2-3 बार इसका रिवाइज कर लेते हैं, तो आई होप अच्छा करेंगे आप अपने एग्जाम में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है।